दूसरा लव जिहाद नाम लेकर के ना लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर किसी लड़के ने किसी लड़के में मोहब्बत हो गई, कुछ हो गया और शादी हो गई, किसी हिंदू लड़की से मुसलमान की शादी हो गई, तो उसमें जो है ना बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। जो पे लव जिहाद नाम लाना, मैं सरकार को तंबीह करना चाहता हूँ कि जिहाद का नाम मत लो। नापाक ज़बानों से ये नाम अच्छा लगता नहीं है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और एनएन टीवी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबू आदमी सर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में आपके अंदर पार्टी का नेतृत्व है, ये नेतृत्व कहाँ तक आप आगे बढ़ा चुके हैं और आने वाले नगर चुनाव के लिए आपने किस प्रकार की तैयारी करके रखी है? मैं पहला सवाल। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी है। अभी तक हम नेशनल लेवल पर नहीं बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार में अपने बलबूते पर रह चुकी है। महाराष्ट्र में हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से और पार्टियों ने, जैसे चाहे शरद पवार साहब उन्होंने यूपी में ट्राई किया जी, लालू जी हैं उन्होंने महाराष्ट्र में और यूपी में ट्राई किया, जिस तरह से बंगाल की दीदी ने ट्राई किया। लेकिन हमें इस बात की खुशी है मुझे कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के निशान को, साइकिल को, नेताजी की नीतियों को हम घर घर तक पहुंचा चुके हैं जी। लेकिन अभी तक जितनी कामयाबी हमको मिलना चाहिए उतनी मिली नहीं है। हमारी कोशिश जारी है, संगठन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम जो समाजवादी पार्टी को इतने विस्तार करें कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी एक बड़ी ताकत बनकर उठे। ये हमारी कोशिश जारी है। सर, अभी आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ है, जिसमें से आप केवल मेरे ख्याल से एक चुनाव हारे हैं मेरे ख्याल से, और वो जो एरिया आप हारे हैं वो आजम खान साहब का एरिया कहलाता है। क्या लगता है वहाँ हारने की क्या वजह है? और वहीं डिम्पल भाभी इतने भारी मतों से जीती है, वहाँ जीत का क्या कारण है? देखिए, ऐसा है ना कि आपने रामपुर में देखा होगा जी कि वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया गया। अच्छा। पुलिस का और सरकारी मशीनरी का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया जी। कि रामपुर में हारने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन रामपुर में एक आज़म भाई के ऊपर इतने केसेस कर दिए गए, इतना दबाव उनके ऊपर है और वहाँ मशीनरी का इतना ज़बरदस्त वो रहा। मैं समझता हूँ कि रामपुर में हारने की वजह यह है कि रामपुर में वोटों का प्रतिशत, जहाँ हमारा वोट बैंक था वहाँ बढ़ने नहीं दिया गया। 30-35% वोटिंग उन इलाकों में हुई जहाँ हमारा वोट बैंक है। मैं समझता हूँ ये जो है आज जो है डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी ये हार है। डेमोक्रेसी देश में ख़त्म होती जा रही है और मनमानी काम हो रहा है। ये वजह उसकी, दूसरी कोई वजह उसकी नहीं हो सकती। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, आपने अभी आजम खान सर का नाम लिया है। आजम खान सर के ऊपर कई केसेस लगाए गए, वैसे ही कुछ आपके साथ भी अभी चला रहा है। विगत पिछले महीने देखा गया आपके करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड और बाकी लोगों की रेड मारी गई है। तो क्या लगता है ये जो सरकार है इन सबका दुरुपयोग कर रही है या क्या वजह है? यानी मैं आपसे जानना चाहूँगा। भाई, आप पूरे देश में देख ही रहे हैं यहाँ पे जो हो रहा है। अब जो मेरे यहाँ तो कोई रेड नहीं पड़ी, मेरे करीबियों में रेड पड़ी है। जी, आपके करीबियों पे? मेरे यहाँ कोई रेड नहीं पड़ी जी। है। और ये तो सही है कि चारों तरफ यही शोर मच रहा है कि जहाँ जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ जाएगा उनको कहीं न कहीं से दबाया जाएगा, किया जाएगा। अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है। देश में कानून तो यह है कि समाज में हर व्यक्ति के साथ, हर धर्म वालों के साथ में बराबर का इंसाफ होना चाहिए। और लड़ाई तो यह है कि सचमुच जनता कितना मुझे सपोर्ट कर रही है जी, वो होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देखिए, सरकारें गिराई जा रही हैं और हार्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे की लालच देकर लोगों को ख़रीदा जा रहा है। ये आम लोगों में चर्चा है इस बात की। तो सर यही माहौल रहेगा तो अपन आने वाले चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? नहीं, जनता देख रही है ना कि आज जो है जनता अब बेहाल हो रही है थोड़ा। जी। अभी देखा आपने ना कि यूपी में और उड़ीसा में, राजस्थान में
बहुत, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इनकी हार हुई है। सर ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी करीबी वोटों से भी कई जगह हारी है। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे ही क्या अगले चुनाव में आप इन सब से बचने के लिए पहले से प्लानिंग करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से। जी। बहुत सारे लोग हैं ना, सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं या खड़े कर दिए जाते हैं कि वोटों को बांट दो और उसको कर दो। आपने इसके पहले सुना होगा, वो बीजेपी के लीडर थे, वो कह रहे थे कि मैं जो है मुस्लिम वोटों का जो है बंटवारा कर दूंगा। जो 14% वोट है, 15% वोट है, 20% वोट है, उसको हम कई हिस्सों में बांट देंगे और जो 80% वोट है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये रणनीति चल रही है उन लोगों की। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज देश में लोग परेशान हैं भुखमरी से, बेरोज़गारी से। हमारे बैंकों में रखा हुआ पैसा 100 रुपया 80 रुपया हो गया जी। रोज़ाना डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है जी। बॉर्डर पे आप देख रहे हैं चाइना की क्या हालत है जी। लाल आंख दिखाने वाले जो हैं, कोई लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। देश को बिकने नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि देश में जितनी प्रॉपर्टीज़, सरकारी प्रॉपर्टीज़ बिक चुकी हैं, शायद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक चीज़ नई बनी नहीं, बल्कि सब पुरानी चीज़ें बेची जा रही हैं। देश को झुकने नहीं दूंगा। हम देख रहे हैं क्या हालत है चाइना के साथ में। तो जनता देख रही है इस तरह से कि लोगों का रिजर्वेशन जा रहा है, लोगों की नौकरी जा रही है, भुखमरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बुरी तरह से, आम आदमी परेशान है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर इसका चीज़ों का रिएक्शन होगा। और जो लोग देश को गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करके, हिंदू मुसलमानों का आपस में टकराव करके इसको सत्ता में आना चाहते हैं, मैं समझता हूँ जनता अब जाग रही है, कुछ न कुछ होगा ज़रूर। सर ये भी देखा गया है कि समाजवादी पार्टी में फूट बहुत जल्दी हो जाती है, कब तक चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि फूट तो आप देख रहे हैं ना, फूट तो यहाँ हो गई उद्धव ठाकरे के में, तो किसको क्या कहेंगे। तो ये तो जितनी पार्टियाँ चल रही हैं उनसे पूछिए आप। समाजवादी पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी सब सही हो गया है। जी। सर अभी आप नागपुर असेंबली के लिए आए हैं, आप किन किन मुद्दों पे प्रकाश डालने वाले हैं? देखिए, मैंने जो दौरा किया महाराष्ट्र में, लोग बड़े परेशान हैं। एक तो क्या है ना कि मस्जिदों के ऊपर, मस्जिदों के पास ला के वहाँ पर बड़े बड़े डीजे बजाना, और अगर मुसलमान मना करता है भाई मत करो, तो उसी गुंबद पर चढ़ के वहाँ पर गिरवा झंडा लगा देना, अजान पे रुकवाना। हम नहीं समझते कोई मुसलमान नहीं कहता होगा कि मंदिर में कीर्तन हो रहा है या गणपति हो रही है, कहीं बाजा बज रहा है, उनको टाइम नहीं भी है, परमिशन नहीं भी है, तो मुसलमान के इसके चक्कर में पड़ता नहीं। भाई हमारे भाई हैं, हम सब मुल्क में साथ साथ रहते हैं, उनकी मस्जिद में घंटी बजने दो। लेकिन हमारी मस्जिदों के अजानों को रुकवाने की कोशिश हो रही है जानबूझ करके। क्या इससे एक पोलराइजेशन को परेशान किया जा रहा है। अगर किसी लड़के ने किसी लड़के में मोहब्बत हो गई, कुछ हो गया और शादी हो गई, किसी हिंदू लड़की से मुसलमान की शादी हो गई, तो उसमें जो है ना बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। अभी अमरावती के पास ही का एक किस्सा था, कहा गया कि लड़के ने जो है वो हिंदू बन के शादी किया, जबकि लड़की बीएससी पढ़ी लिखी है, लड़का एम्बुलेंस ड्राइवर है। जब मैं इसकी तह तक गया, इंक्वायरी मैंने किया, तो जब लड़की के हाथ में निकाहनामा गया तो उसमें नाम लिखा था मुसलमान, बीएससी पढ़ी है, लड़का तो ड्राइवर था। लेकिन उसके बाद भी निकाह हुआ, बाद में कहा कि लड़का हिंदू बन के शादी किया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हो क्या रहा है इस देश के अंदर, आज से नहीं बहुत ज़माने से, पुराने ज़माने लोग हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से शादी करता है। अगर मैं पूछूँ, संजय दत्त की शादी हुई है एक मुस्लिम लड़की से, वो हिंदू है। राज बब्बर साहब नॉन मुस्लिम हैं, उनकी शादी मुस्लिम से हुई है। इसी तरह से जॉर्ज फर्नांडीज़ हैं, उनकी शादी मुस्लिम से हुई है। मैं अगर इस गिनवाने लगूँ तो मेरे पास हज़ारों नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियों से हिंदुओं की शादी हुई। हमने तो नहीं कोई चिल्लाया, भाई ठीक है, उसकी मर्ज़ी थी, कर लिया। 18 साल की उम्र के बाद जब एक आदमी सरकार बना सकता है, वोट दे सकता है, अपनी मर्ज़ी से अपने परिवार के साथ नहीं रहने के लिए भी एप्लीकेशन कर सकता है, और ये तो कानून हो गया आजकल की 18 साल की उम्र के बाद बगैर शादी के लिविंग रिलेशन में लड़की लड़के रह सकते हैं। ऐसी चीज़ें हो रही। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर लफ्ज़ जिहाद नाम लाना, मैं सरकार को तंबीह करना चाहता हूँ कि जिहाद का नाम मत लो। नापाक ज़बानों से ये नाम अच्छा लगता नहीं है। जिहाद एक बहुत रिस्पेक्टेड लफ्ज़ है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, मैं पूरे हाउस को किताबें दे सकता हूँ। आप इंसाफ करिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं होना चाहिए, बैठिए बात करिए। आप कमेटी बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन ये धार्मिक है, धार्मिक लोगों को जमा कीजिए और
जो 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 सलूक हिंदुओं के साथ हो वही मुसलमानों के साथ हो, वही क्रिश्चियनों के साथ हो वही ईसाइयों के साथ, सबके साथ एक तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर लिया तो आप जा कर के लड़की को प्रेशराइज करें, उसके घर वालों को डराए धमकाए और लड़की से अलग बयान दे करके लड़के पर मुकदमा करा दें। और अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो आप जाकर 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दें उसको और कहें कि भाई बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से आप खूब आगे करो, हम आपको मदद करेंगे। तो ये जहाँ 2 तरह का रवैया नहीं देश में चलना चाहिए। ये सब चीज़ें आज जो है बहुत ज्वलंत इश्यूज़ है जो लोगों को परेशान कर रहा है। अब ये एक इशू बहुत बड़ा है कि जो प्री मैट्रिक जो वो थी स्कॉलरशिप वो ख़त्म कर दी गई। माइनॉरिटीज़ के पास नौकरियां नहीं देते उनको, आप पढ़ने का सहारा था वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। आप लोग राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की। महाराष्ट्र में अभी तक हज कमेटी नहीं बनाई गई, मौलाना आज़ाद कारपोरेशन नहीं बनाया गया, अभी तक उर्दू एकेडमी नहीं बनाई गई। इस तरह से अभी तक एक आसरा था कि जो है माइनॉरिटी कमीशन बनेगा तो उसको मिनिस्टर का दर्जा है, कभी कुछ होगा बुला के बात कर सकता है, वो नहीं आज तक बनाया गया। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन सब इश्यूज़ पे हम लोग टाइम मिलेगा तो ज़रूर बहस करेंगे। बिल्कुल सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहूँगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस देश के अंदर एकता बनाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी भाई भाई की तरह से रहें और हम सब इस देश को इकोनॉमिकल हालत में आगे बढ़ाएं। और जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति के अंदर, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं हम लोग और देश को आगे बढ़ाएं। ये हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, आपने ये थे हमारे साथ अबू आज़मी साहब, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया अपने सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा तो शेयर लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।